आज के मॉडल पेपर में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला खंड है, राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ? 72, 74, 76, 78। तो इसमें आंसर सही होगा 1972 में पारित हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ था। अंग्रेजी में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोला जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इसका पारित हुआ 1972 में। अगला है, वंशागतिकी इकाई है। वंशागतिकी इकाई क्या है? तो वंशागतिकी इकाई जीन होती है, क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है, इसलिए वंशागतिकी इकाई जीन होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। बीटी कपास जो बनती है उसके निर्माण में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है। ये जो बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु है ये एक तरीके का प्रतिविष पैदा करता है। प्रतिविष जो इस स्वयं के जीवाणु को नुकसान नहीं करता है लेकिन कीटों के प्रति हानिकारक होता है, कीटों को मारता है। इसीलिए इसके द्वारा जितनी भी फसलें बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके आगे बीटी कपास, बीटी टमाटर आदि लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम किसने दिया था? तो देखिए, प्रभाविता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्हीं का पृथक्करण का नियम भी है, इन्हीं का स्वतंत्र अभ्युवन का नियम है, एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, ये इनके दोनों प्रयोग थे और ये इनके नियम थे। इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे का है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए, जंतुओं में कुछ विशिष्ट आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं या आनुवांशिक लक्षणों के जीन होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के जो जीन होते हैं वह जीन लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं, या कह लीजिए कि लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? स्त्री में XX, पुरुष में XY होता है। तो अगर इन पर कोई लक्षण उपस्थित है तो उसे ही लिंग संलग्न गुण अथवा लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाता है लिंग संलग्न वंशागति क्या है, तो इन्हीं की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। फिर कहा गया है, मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो इनके नाम हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता है। अगर इन पर आप दोनों पर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, क्वेश्चन सहित, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? तो देखिए, कोई एक बीज है, इस एक बीज में एक से अधिक भ्रूण अगर बन रहे हैं तो एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। एक से अधिक भ्रूण अथवा एम्ब्रियो कहा जाता है। भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। एक बीज में, यानी बीज में एक से अधिक भ्रूण अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और आपको बता दें, जो सिट्रस कुल के पौधे हैं, सिट्रस कुल के पौधों में एक सामान्य घटना होती है। और आपको बताते चलें कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में की थी। तो देखिए, ये बहुभ्रूणता की खोज की थी, इसमें खोज नहीं था लेकिन मैंने बताया है ये मंगोलियाई जड़ता की खोज है। तो देखिए, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसकी खोज किसने की? अगर इसका उत्तर देखा जाए तो मंगोलियाई जड़ता एक ऑटोसोमल डिसीज है। ऑटोसोमल विकार होता है। जो मंगोलियाई जड़ता है ये एक ऑटोसोमल विकार है। इसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम भी इसी का नाम है।
और आपको बता दें यह 21वें जोड़े के गुणसूत्रों में पाए जाने वाली एकाधिक सूत्रता या त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। जो 21वें जोड़े का गुणसूत्र होता है उसमें 3 गुणसूत्र जब बन जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है या उसे ही मंगोलियाई जड़ता कहा जाता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, क्योंकि वहां 3 हो गए इसलिए 47 हो जाती है, एक अधिक हो जाती है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हो गई है, 3 गुणसूत्र हो गए हैं, इसलिए 47 हो जाती है। और इसकी खोज लैंगडॉन डाउन वैज्ञानिक ने की थी। लैंगडॉन डाउन वैज्ञानिक ने सन 1866 ईस्वी में की थी। लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसकी खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए, जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, कोई जीन है उस जीन के दोनों युग्म विकल्पी इसका लक्षण भी साथ साथ प्रकट होता है, जो एलील हैं वो समान रूप से प्रकट होते हैं, तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। यानी जब कोई जीन है उस जीन के दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं, जो एलील होते हैं, ये समान रूप से यहां पर प्रकट होते हैं, इसके भी लक्षण दोनों बराबर बराबर यहां प्रकट होते हैं, तो उसे ही सह प्रभाविता अथवा कोडोमिनेंस कहा जाता है। सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। आपको बता दें कि इसमें मिश्रित प्रभाव दोनों के आते हैं, इसका भी दोनों का मिश्रित प्रभाव आता है, तो उसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे अगर जानवरों में देखा जाए, कहा गया उदाहरण से समझाइए, तो एक सांड ले लीजिए, सांड को मान लीजिए कि ये लाल रंग का था, गाय को ले लीजिए, गाय जैसे सफेद रंग की थी, सांड लाल रंग का था। अब इन दोनों से जो क्रॉस हुआ, क्रॉस से जो इसकी संतान होगी, उस संतान के बाल कैसे होंगे, सफेद भी होंगे और लाल, बीच बीच में सफेद बीच बीच में लाल, यानी सफेद और लाल रंग का उसके बाल होंगे। अब ये सह प्रभाविता हो गई, क्योंकि इसके भी लक्षण दिख रहे हैं और इसके भी लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए सह प्रभाविता हुई। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है। तो देखिए, जो निकोटीन है ये एक रासायनिक एल्कलाइड होता है, रासायनिक यौगिक होता है और शक्तिशाली एल्कलाइड है। रासायनिक यौगिक है, शक्तिशाली एल्कलाइड है, और ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में, किस पौधे में, तो टोबैको की लीव्स में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो देखिए, एंट अमीबा जो होता है ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है, सूक्ष्म जंतु है, और इसके द्वारा पेचिस रोग हो जाता है। पेचिस को अमीबिएसिस भी कहा जाता है, और अशुद्ध जल से ये होता है, अशुद्ध जल पीने से पेचिस नामक रोग हो जाता है। अगर इसके नियंत्रण की बात की जाए तो गंदगी की रोकथाम करके और क्या कहते हैं कि खाने पीने की चीजों में साफ सफाई रख करके, जो खाने पीने की चीजें उसमें साफ सफाई रख करके, ऐसे ही अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो रोगी को अलग कर दीजिए, या फिर मेट्रोजिल, ट्राइडेजॉल, डिपेंडॉल आदि दवाएं देकर के उसको ठीक किया जा सकता है, तो इसको नियंत्रित करने के उपाय हो जाएंगे। फिर अगला है, सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता क्या है, परजीविता क्या है। देखिए, जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं, अगर सहजीविता को देखा जाए तो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिनमें दोनों जीव, इसमें क्या होता है, दोनों जीव समान रूप से लाभान्वित होते हैं, यानी दोनों जीवों को जब समान रूप से लाभ मिलता है या दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे ही सहजीविता कहा जाता है। जबकि जो परजीविता है इसमें एक जीव की हानि तथा दूसरे का लाभ होता है, एक की तो हानि होगी, दूसरे का लाभ हो जाएगा। और जो सहजीविता है ये धनात्मक अंतःक्रियाएं होती हैं और जो परजीविता है ये ऋणात्मक अंतःक्रियाएं होती हैं। तो ये अंतर बता देंगे। फिर है, मानव शुक्रजनन नलिका की खड़ी काट, तो ये हम क्वेश्चन काट रहे हैं और इस क्वेश्चन की जगह पर दूसरा क्वेश्चन रख रहे हैं, पराग कोष व बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। पराग कोष व बीजांड का
नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है ये परागकोश और बीजांड का। ये जो हम सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये परागकोश है और इधर वाला बीजांड है। शॉर्ट ले लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। हॉट स्पॉट को तप्त स्थल कहा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए जैसे बहुत कोई क्षेत्र है, क्षेत्र में सभी इस संसार में जैसे एक क्षेत्र ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ जो जीव रह रहे हैं, यहाँ जो जीव रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो जीव रह रहे हैं उतने ही जीव यहाँ पर हों। कहने का मतलब है कि जो जीव जातियों की संख्या होती है किसी क्षेत्र में वो समान नहीं होती है। कहीं भी जीव जातियों की संख्या समान नहीं होती, कहीं पर अधिक होगी तो कहीं पर जीव जातियों की संख्या कम होगी। अब जिन क्षेत्रों में जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक होती है उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है। मेगा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है, जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक होती है। अब किसी मानवीय संकट के कारण, मानवीय क्रियाकलाप के कारण अगर वहां पर कोई परेशानी हो रही उन जीव जातियों को, या कह लीजिए कि जो विविधता को परेशानी हो रही, संकट उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्षेत्र एक आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है, कह लीजिए उसे ही हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। फिर अगला है वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए अगर तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मूत्र होता है, कूड़ा करकट होता है। भाई वहित मल है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होंगे, कूड़ा करकट भी होगा, अन्य ठोस चीजें भी मिले होंगी। तो ये इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को, ठोस चीजों को, कूड़ा करकट को ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं इनको सड़ाते हैं। अच्छा सड़ाएंगे तो उसके बाद जो नीचे अवक्षेप बचा वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जो CO2 निकली, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आती है, जिससे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। एक लाभ ये हुआ। और अगर जीवाणुओं की बात की जाए, जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु जैसे गोबर है, गोबर, मलमूत्र है, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, मृत पौधों के अवशेष होते हैं, इन सबको सड़ा करके ह्यूमस बनाते हैं, खाद बनाते हैं, और वो खाद हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। तो इस तरह से भी लाभ हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए चौथे का पहला है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। जो बंध दंपति होते हैं उनको संतान पाने के लिए सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए बंध दंपतियों को संतान पाने के लिए सहायता देने वाली जो विधियां होती हैं उन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक कहा जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिक तकनीक कहा जाता है। और आपको बता दें इसमें मुख्य रूप से IVF, गिफ्ट GIFT, ZIFT, ICSI, AIT, ये सभी विधियां प्रयोग की जाती हैं। इन सभी विधियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से संतान उत्पन्न की जाती है। अगर इन पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग करके या एक में, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आपको बता दें इसमें जो IVF है ये इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें कल्चर माध्यम में मादा का अंडा ले लिया जाता है और मादे के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से निषेचन करवा दिया जाता है कल्चर माध्यम में। और निषेचन करवाने के बाद जायगोट जब बन जाता है और जायगोट में कोश का विभाजन होने लगता है, तो 16 कोश की या 32 कोश की अवस्था में, 16 कोश की या 32 कोश की अवस्था में उसको मां के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। इस तरह से जो संतान उत्पन्न होती है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है, आप कह सकते हैं। तो इसमें यही सारी इस तरह से संतानें उत्पन्न की जाती हैं। तो अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, तो फुल वीडियो अपलोडेड है, अच्छे से समझाया हुआ, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। मर उद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक क्या है आप जानते हैं, चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके महत्व को स्पष्ट करना है तो बहुत सारे रोगों में काम आती है, पूरा वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, तो अंडे का बनना, मादा में अंडे का बनना ही अंडाणु जनन होता है या oogenesis होती है। इस पर
फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया है। अंडजनन और शुक्रजनन यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पर आप लोग जाकर के देख लीजिए। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है अच्छे से। फिर अगला है ओजोन परत किसे कहते हैं, यह परत कैसे क्षीण होती है। तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर एक परत पाई जाती है O3 की, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। और ये हानिकारक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें बहुत जहरीली होती हैं। अगर हमारी त्वचा पर पड़ेंगी तो त्वचा जल जाएगी, कैंसर हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये परत इससे हमें बचाती है। और CFC जो गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, ये इसको हानि पहुंचाती है, इसको जगह जगह से क्षय कर रही है, इसका खत्म कर रही है। जहां पर ज्यादा छिद्र हो रहे हैं उसको ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अपरा की परिभाषा तथा इसके कार्य लिखिए। तो देखिए, मां के गर्भ में अपरा बनती है, इसी के अंदर बच्चा पलता है और इसके कार्य बताना है। तो बच्चे को पोषण देने का कार्य करती है। फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का वर्णन कीजिए। पूरी लाइफ साइकिल और उनसे होने वाले रोगों को मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, इस पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। बल्कि आपको बता दें कि क्लास 12 यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी का टोटल कोर्स, अलग अलग लेक्चर सभी टॉपिक पर मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना करना है। तो देखिए, लाभ बहुत सारे हैं और कुछ थोड़ा बहुत हानियां भी हैं। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चित्र सही समझ सकते हैं चैनल में जाकर के। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख लीजिए। मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। देखिए, इसका चित्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और पूरा वर्णन भी करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लिंग निर्धारण क्या है, तो लिंग को निर्धारित करना ही, यानी पुत्र होगा कि पुत्री होगा, ये देखना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। पक्षियों पर, मधुमक्खियों पर भी आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो अथवा लगा हुआ है टिप्पणी में, आप टर्नर सिंड्रोम या जीन चिकित्सा कर सकते हैं, दोनों पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है। बल्कि जितने भी सिंड्रोम है सभी सिंड्रोम पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पुनर्योगस डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और इसके उपयोग भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेंगे। फिर पारजनित जंतु को परिभाषित कीजिए, ये कैसे विकसित होते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन करिए। पारजनित जंतु यानी ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, इन पर फुल वीडियो ट्रांसजेनिक जंतु पर भी, ट्रांसजेनिक पादप पर भी अपलोडेड है, आप लोग चित्र सहित जाकर के उसको समझ सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को पेपर समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको जरूर हल करें, वो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।